आइए डियर स्टूडेंट, अब जानते हैं बिरसा मुंडा के विषय में। व्हेन ब्रिटिश इंपीरियलिज्म इनफिल्ट्रेटेड द फॉरेस्ट डेवलिंग एरियाज, द ब्रेव पीपल ऑफ इंडिया फेस्ड देम विद देयर ट्रेडिशनल वेपन्स। तो जब अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने वनवासी क्षेत्रों में घुसपैठ की तो भारत के वीर वनवासियों ने अपने परंपरागत हथियारों से उनका सामना किया, ये बताया गया है। द मुंडा रिवॉल्यूशन वाज लेड बाय बिरसा मुंडा। तो मुंडा जो रिवॉल्यूशन था, विद्रोह था, उसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो बिरसा मुंडा थे। एक बहुत ही यंग ये जो है लड़का था। और बिरसा वाज ए मुंडा ए स्मॉल विलेज इन रांची डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए ये भी बताया गया कि मुंडा जो है, बिरसा मुंडा रांची जिले के एक छोटे से गांव चलकद से संबंधित था, वहां से वो निकला था। इनिशियली ही बिकेम ए क्रिश्चियन। तो यहाँ बताया गया है प्रारंभ में, यानी कि सबसे पहले उसने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया था क्योंकि बचपन में वो प्रभावित हुआ था इससे। एंड आल्सो टुक सम एजुकेशन इन दी क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स। तो थोड़ी बहुत उसने जो है यहाँ पर क्रिश्चियन की यानी कि ईसाई शिक्षा भी प्राप्त की मिशनरी स्कूल्स में जाते हुए, बट डिससेटिस्फाइड विद क्रिश्चियनिटी। लेकिन ईसाइयत से असंतोष होने के कारण ही अगेन बिकेम मुंडा, फिर से मुंडा बन जाता है। द मुंडा chieftains raised a trumpet of rebellion against the exploitation of British imperialism and the propagation of Christianity। तो यहाँ पर देखिए मुंडा दोबारा से बनने के बाद अंग्रेजी साम्राज्यवाद के शोषण और ईसाइयत के प्रचार के विरुद्ध मुंडा सरदारों ने विरोध का बिगुल बजाया हुआ था। और बिरसा मुंडा नाम जो था, मुंडा एक समुदाय वहाँ जो जाति रहती है उसका नाम है और उस व्यक्ति का नाम था बिरसा मुंडा। तो वो उस रिवोल्ट में शामिल हो जाता है। द मुंडाज यूज्ड टू डू कोलेक्टिव फार्मिंग। तो बट दिस ट्रेडिशन वाज ब्रोकन बाय द ब्रिटिश रूल। तो मुंडा जो थे वो ग्रुप में, समूह में रह करके कृषि करना पसंद करते थे और वो करते आ रहे थे, लेकिन यहाँ इस प्रथा को अंग्रेजों ने तोड़ दिया था। ड्यू टू विच देयर वाज डिसकंटेंट अमोंग द मुंडा फॉरेस्ट डेवलपर्स। तो यहाँ देखिए यही कारण था कि मुंडाओं के बीच में असंतोष का कारण बना। द मुंडा लीडर बिरसा हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड द इनकारनेशन ऑफ कोशिवर इन 1899 एडी। तो इसी वजह से जो बिरसा था वो मुंडाओं का लीडर था और उसने घोषणा कर दी अपने आप को अवतार कहने की कि मैं ईश्वर का अवतार हूं। और वो कब किया उसने? 1899 ईस्वी में। एंड बिकेम द ट्रम्पेट बॉलर ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। और फिर यहाँ पर क्या बताया है, मुंडा नेता स्वयं को अवतार घोषित करता है और उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद जो था, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजा देता है। बॉलर, ट्रम्पेट बॉलर यानी कि संघर्ष का बिगुल बजा देता है। दिस स्ट्रगल सून स्प्रेड टू रांची एंड सिंहभूम एरियाज। शीघ्र ही ये आंदोलन रांची और सिंहभूम क्षेत्र में भी फैल जाता है। द मुंडाज सेक्रेटली प्रैक्टिसाइज्ड एरोज एंड बोज ऑन इफिगीज ऑफ क्वीन विक्टोरिया। तो देखिए यहाँ पर एक और घटना के विषय में बताया गया है। मुंडा अक्सर गुप्त रूप से महारानी विक्टोरिया के पुतले पर अपने धनुष से बाण चलाने का क्या करते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, अपनी पूरी भड़ास निकालते हैं। फिर यहाँ आगे और भी बहुत कुछ हमें पता चलेगा। देखिए क्या बताया गया है। फॉर्मिंग एन एंटी ब्रिटिश एंटी कॉलोनियल मूवमेंट इन इंडिया। तो यहाँ पर अभ्यास करते थे तथा ब्रिटिश राज्य के स्थान पर मुंडा राज्य को स्थापित होता हुआ वो एक नाटक प्ले करते थे यहाँ। एंड
वांटिंग टू इस्टेब्लिश मुंडा राज इन प्लेस ऑफ द ब्रिटिश राज। तो जंगल में वो ऐसा नाटक प्ले करते थे और अपने आप को जोश से भर लेते थे। दे अटैक्ड मैनी प्लेसेस, उन्होंने बहुत सी जगह पर आक्रमण किए। ड्यू टू विच द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज शॉक्ड एंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर बिरसा, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भौचक्की रह गई और उसने बिरसा मुंडा की सर्च शुरू कर दी, उसको तलाशना शुरू कर दिया। ऑन फरवरी 3 19 एडी 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बिरसा वाज अरेस्टेड एंड केप्ट इन रांची जेल, और उसे रांची की जेल में रखा जाता है। बिरसा एंड हिज 482 कंपेनियंस वर ट्राइड। तो बिरसा और 482 उसके सहयोगियों पर कोर्ट में केस चलाया जाता है, मुकदमा लड़ा जाता है। ऑन जून 9 19 एडी On June 9, 19 AD, बिरसा डाइड इन जेल फ्रॉम क्लोरिया। तो यहां पर देखिए बिरसा जो है वो हेजे से जेल में ही मर जाता है 9 जून 1900 ईस्वी में, है ना। तो हेजे से उसकी मृत्यु हो जाती है। बिरसा मुंडाज 3 कंपेनियंस वर अवॉर्डेड ए डेथ सेंटेंस, और बिरसा मुंडा के जो 3 सहयोगी थे उनको सजाए मौत सुनाई जाती है। 44 वर सेंट टू सेलुलर जेल, और जो 44 थे उनको जेल भेज दिया जाता है। कहाँ? अंडमान निकोबार आइलैंड में, है ना। एंड 47 वर अवॉर्डेड इम्प्रिजनमेंट, और जो 47 उसके सहयोगी थे उनको भी कारावास में डाल दिया जाता है। और फिर इसके बाद इन द ट्रायल, और फिर परीक्षण किया गया। परीक्षण में वहां पर एक ट्रायल लिया गया, एक नाटक प्ले किया गया कि किस तरह से जो है बिरसा मुंडा ने ऐसा सब किया होगा। फिर इन द ट्रायल, एक परीक्षण के दौरान पता चला कि बिरसाज वाइफ मनकी वाज आल्सो सेंटेंस्ड टू 2 years फॉर एसल्टिंग द डिप्टी कमिश्नर्स। तो बिरसा मुंडा की वाइफ मनकी देवी को भी दोषी पाया गया डिप्टी कमिश्नर के ऊपर हमला करने के जुर्म में। द स्ट्रगल वाज क्रश्ड, और स्ट्रगल को जो संघर्ष था उसको कुचल दिया गया। बट बिरसा बिकेम इमोर्टल, और बिरसा अमर हो जाता है। आर्टिकल्स appeared in favor of मुंडा in many newspapers, और फिर अगले ही दिन मुंडा के विषय में बहुत से अखबारों ने छापा और वो खबर पूरे देश में पहुंचती है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी रोट आर्टिकल इन सपोर्ट टू बिरसा मुंडा। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी बिरसा मुंडा के सपोर्ट में, उसके फेवर में बहुत कुछ लिखते हैं। एंड हीज सपोर्टर्स इन लीडिंग न्यूज़पेपर्स इन कलकत्ता। बताया गया है कि कलकत्ता के प्रमुख समाचार पत्रों में बिरसा मुंडा और उनके समर्थकों के समर्थन में लेख लिखे गए। तो ये जबरदस्त हमारा बिरसा मुंडा के विषय में हमने जाना है। आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम हमारा चैप्टर का नेक्स्ट पोर्शन क्या है। स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स ऑफ नेशनलिस्ट। तो यहाँ देखिए राष्ट्रवादियों के संघर्ष और आंदोलन के विषय में हम जानते हैं। इसमें लगभग भारतीय मध्यकालीन समय में 10 मूवमेंट जो फेमस हुए हैं उनका अध्ययन किया जाएगा, उनके विषय में जानेंगे। लेकिन उन सब का तो इसी वीडियो में क्लियर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। हम इस चैप्टर को 2 वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए हम उन आंदोलन और जो संघर्ष हुए हैं उनकी शुरुआत करते हैं। इन दी 19th century मैनी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स लाइक ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकिशन मिशन, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, सिंह सभा एटसेट्रा। 19वीं सदी में भारतीय धर्म और समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए कई समाज धर्म सुधार आंदोलन
चले, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, सिंह सभा इत्यादि। तो ये सभी सभाएं जो है आयोजित की जाती। फिर उसके बाद टू एलिमिनेट द इविल प्रीवेलेंट इन द इंडियन रिलीजियंस एंड सोसाइटी। तो इसके विषय में हम पहले ही बता चुके हैं, भारतीय समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए इनका गठन किया जाता है। These movement instilled in Indians the feelings of self-respect, self-esteem, honor and self-sacrifices, and a sense of pride for their nation, religions and culture were developed, due to which the anti-imperialist स्ट्रगल बिकेम वाइडर। तो देखिए क्या क्या बताया गया है यहाँ पर, बड़े ही जबरदस्त तरीके से समझाया गया है। इन आंदोलनों से भारतीयों में आत्मसम्मान, स्वाभिमान, आत्मगौरव एवं आत्म बलिदान की भावनाएं उत्पन्न हुई तथा अपने राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के प्रति गर्व की भावना ने जन्म लिया, जिससे साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष और भी ज्यादा आगे बढ़ा, है ना। फिर एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इसके परिणाम स्वरूप नेशनलिस्ट लाइक लाल, बाल एंड पाल, तो देखिए ये बड़े ही फेमस हुए हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र, है ना। तो क्रिएट ए ह्यूज वेव ऑफ नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म एंड सेल्फ रूल इन द होल ऑफ इंडिया। तो यहाँ क्या बताया गया है कि इसके फलस्वरूप लाल, बाल, पाल जैसे जुझारू राष्ट्रवादियों ने संपूर्ण भारत में राष्ट्रीयता और देश प्रेम तथा स्वराज्य की एक विशाल लहर उत्पन्न कर दी थी, एक लहर उत्पन्न कर दी थी, है ना। वेव्स आया ना यहाँ पे, वेव। फिर इसके बाद देखिए लाल, बाल, पाल एंड अरबिंदो घोष प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन इट। और इसी संघर्ष में लाल, बाल, पाल और अरबिंदो घोष ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। इन द नॉवल आनंद मठ रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, तो एक उपन्यास लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जिसका नाम था आनंद मठ। द सॉन्ग वंदे मातरम वाज कंपोज्ड, और जो वंदे मातरम गीत बनाया गया था वो उसी में ही संकलित है, आनंद मठ में लिखा हुआ है। विच बिकेम एन एंथम of nationalism and self-rule among millions of Indians, and sowed the seeds of revolutionary ideas and struggles in them। तो देखिए क्या बताया गया है, जो ये आनंद मठ नाम का उपन्यास है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, इसमें वंदे मातरम नाम का एक गीत है जिसने भारतीयों में राष्ट्रीयता और स्वराज की भावना को जन्म दिया। इसको गाने से लोग एक सूत्र में बंधे और उनमें क्रांतिकारी विचारों और संघर्षों का बीज उत्पन्न हो गया, यानी कि बोया गया। महर्षि अरबिंदो घोष कॉल्ड इंडिया ए लिविंग कल्चरल एंड स्पिरिचुअल नेशन। तो देखिए यहाँ पर जो महर्षि अरविंद घोष थे उन्होंने भारत को जीता जागता सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राष्ट्र कहा है ना। फिर द स्पिरिट ऑफ रेवोल्यूशन इन बंगाल वाज बॉर्न आउट ऑफ दीज एफर्ट्स। तो देखिए क्या बताया गया, बंगाल में क्रांति की भावना का जन्म इन्हीं के प्रयासों से हुआ। किन के प्रयासों से हुआ? अरविंद घोष के प्रयासों से जो है बंगाल में क्रांति की भावना भड़की थी। द स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स ऑफ द नेशनलिस्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलो। तो देखिए राष्ट्रवादियों के संघर्ष और आंदोलनों का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। और अब हमारे आने वाले जो
आंदोलन है वो लगभग महत्वपूर्ण 10-12 जो आंदोलन है उनका वर्णन किया जाएगा। और डियर स्टूडेंट, लगातार हम आपको जबरदस्त वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं और देख रहे हैं कि लाइक कम आ रहे हैं, कमेंट कम आ रहे हैं, तो मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल मिलना चाहिए। और अगर आप सच्चे सिपाही हैं इस देश के और इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करा करें, है ना, जिससे नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है उसमें हम पूरा जो है अपना जोर शोर से उसमें उसको बनाने में लग जाए, है ना। तो आप लोगों के द्वारा ही ये चैनल चल रहा है। जितने भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर तो जरूर से जरूर ही करें। तो स्टडी 888 लेकर आएगा इस चैप्टर का सेकंड पार्ट जल्द ही आपके सामने। रहिए तैयार और आप अपनी स्टडी जो स्टूडेंट सेकेंडरी परीक्षा देगा, जो मैट्रिक की परीक्षा देगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। जो एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, आरटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जो स्टूडेंट विभिन्न कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न राज्यों से या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज निकली हुई हैं, उनके एग्जाम की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो और भी ज्यादा बेनिफिशियल ये वीडियो है। तो दीजिए इसी के साथ ही मुझे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिपलेट। तो डियर स्टूडेंट, 10th क्लास के चैप्टर नंबर 8 हमने उसका जो फर्स्ट पार्ट आप लोगों को प्रोवाइड करवाया था, आज मैं उसका सेकंड पार्ट लेकर के आया हूं। पूरा प्रयत्न करेंगे इस पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने का। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। हमने किस तरह से हमारे 1857 की क्रांति से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद जो क्रांतिकारी घटनाएं घटी उनको विस्तार से वर्णन करते हुए फिर हम नेशनल मूवमेंट्स तक हम आ जाते हैं। और इन्हीं मूवमेंट्स के दौरान सबसे ज़्यादा जो उभर करके नाम आते हैं, हम उनके विषय में अब चर्चा करेंगे। तो इन नेशनलिस्ट जो मूवमेंट हुए हैं उनमें से सबसे पहले जो नेम है, ग्रेट नेम वो हुए हैं, और वो नाम है यहाँ बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक वाज ए fearless, courageous leader and journalist whose language was simple। तो बताया है बाल गंगाधर तिलक एक निडर, साहसी और एक ऐसे नेता और पत्रकार थे जिनकी सरल और स्पष्ट तथा सीधे चोट करने वाली भाषा थी, क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्डेड। तो यहाँ सीधे चोट करने वाली भाषा थी। ही स्टार्टेड इन कैलकुलेटिंग द फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म एंड सेल्फ रूल in the Indian public by starting the editing of newspapers named Kesari in the Marathi language and Maratha in the English language in 1881 AD। तो बताया गया है उन्होंने 1881 में मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में कौन सा निकाला, मराठा नामक अखबार, उन्होंने इसका संपादन शुरू कर दिया। और इसके माध्यम से उन्होंने भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता एवं स्वराज्य की भावना भरना शुरू कर दी थी। इसके बाद क्या करते हैं, ही यूज्ड द गणेश उत्सव 1893 AD एंड शिवाजी उत्सव 1896 AD politically to propagate nationalism among the people through speeches and other methods। तो यहाँ क्या बताया गया है
यहाँ पर बताया गया है उन्होंने गणेश उत्सव की शुरुआत 1893 में और शिवाजी उत्सव की शुरुआत 1896 ईस्वी में की तथा राजनीतिक भावनाओं या वस्तुओं की ओली उनमें बताया गया कि राजनीतिक इस्तेमाल कर गीतों, भाषणों व अन्य तरीकों से लोगों में राष्ट्रीयता का प्रचार किया। तो बहुत ही बढ़िया उन्होंने अपने कार्य शुरू किए। 1893 में उन्होंने गणेश उत्सव की शुरुआत की, फिर उसके बाद 1896 में वो शिवाजी उत्सव की शुरुआत करते हैं। फिर देखते हैं इन 1896 ही स्टार्टेड द एक्सटेंसिव यूज ऑफ द वेपन ऑफ द कूका मूवमेंट बाय बायकॉटिंग फॉरेन गुड्स एंड बर्निंग ए होली ऑफ फॉरेन गुड्स। तो बताया गया 1896 में उन्होंने क्या शुरुआत की, व्यापक स्तर पर उन्होंने एक हथियार के रूप में कूका आंदोलन के माध्यम से, जो कूका आंदोलन के दौरान बॉयकॉटिंग जो मेथड था वो यूज किया गया था। तो यहाँ बाल गंगाधर तिलक भी 1896 में बॉयकॉटिंग के माध्यम से वो फॉरेन जो गुड्स थे उनको होली के तरह जला करके उनका बहिष्कार करते हैं। On June 27, 1898 AD, the Chapekar brothers killed the plague commissioner Rand of Pune। तो यहाँ बताया गया उसी समय फिर क्या एक घटना घटती है। 27 जून 1898 ईस्वी को जो चापेकर ब्रदर्स थे उन्होंने पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या कर दी। तिलक वाज accused for the conspiracy of killing Rand, and Tilak speech in which he praised the killing of Afzal by Shivaji was said to be the motivation for the murder of Rand, and he was subjected to treason। तो यहाँ क्या बताया गया है कि 27 जून 1898 ईस्वी को चापेकर बंधुओं ने पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या कर दी थी और रैंड की हत्या को जो तिलक पर आरोप लगाया गया था, ये कहा गया कि उन्होंने ही ये साजिश की थी। और तिलक द्वारा अपने भाषण में शिवाजी के द्वारा जो भाषण दिए गए थे, तो यहाँ बताया गया कि उनके भाषण की वजह से अफजल की मृत्यु का गुणगान किया गया और इसी भाषण से प्रभावित होकर के चापेकर बंधुओं ने रैंड की हत्या कर दी थी। तो इसको लेकर के बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है। आगे क्या होता है, आगे जो घटना घटती है देखते हैं। द कोर्ट सेंटेंस्ड हिम टू 18 मंथ ऑफ इम्प्रिजमेंट। तो यहाँ बताया गया है कि जो अदालत है उनको 18 महीने की सजा सुनाती है। इंडियन न्यूज़पेपर्स स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड इट एंड ओवरनाइट। तो यहाँ बताया गया कि जो भारतीय अखबार थे उनमें पूरी तरह से इसकी आलोचना की जाती है, इस फैसले की आलोचना की जाती है और पूरी रात यही न्यूज चलती रही। तिलक बिकेम पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया, और रातों रात जो तिलक हैं वो भारत में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। एंड वाज गिवन द टाइटल ऑफ लोकमान्य, और उनको एक लोकमान्य की उपाधि से नवाजा जाता है। He was sentenced for 6 years। उसके बाद उनको 6 साल की और एक सजा दी जाती है। तो इसका जिक्र हम आगे आने वाले जो मोमेंट्स हैं उनके तहत करेंगे। तब तक के लिए बाल गंगाधर तिलक के विषय में आप इतना ही जानें। और नेक्स्ट मोमेंट हम देखते हैं, सेकंड मोमेंट हमारा बंग भंग एंड स्वदेशी एंड बायकॉट मोमेंट है। तो इसको हम जानते हैं कि भाई बंग भंग क्या था, स्वदेशी और बायकॉट मोमेंट क्या था। तो देखते हैं।
The main weapons of Swadeshi and boycott were first used in Indian politics by Ram Singh Kuka। तो बताया गया है कि मेन जो यहाँ पर एक हथियार के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले इंडियन राजनीति में कौन करता है? राम सिंह कुका करता है। बट बोथ दीज वेपन्स वर यूज्ड ऑन ए लार्ज स्केल बाय बाल गंगाधर तिलक। लेकिन इन दोनों ही हथियारों का व्यापक स्तर पर जो इस्तेमाल करते हैं वो बाल गंगाधर तिलक थे। द imperialist गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन अडोप्टिंग द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो यहां बताया गया है कि जो उस समय के साम्राज्यवादी जनरल जो हुए हैं, गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन, वो क्या करते हैं? वो फूट डालो राज करो की नीति को अपनाते हैं। डिवाइडेड द टेरिटरी ऑफ 1/4 ऑफ इंडिया as population into the province ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल। तो यहां बताया गया है कि उन्होंने उस समय जो भारत की जनसंख्या का 1/4 हिस्सा बंगाल हुआ करता था, उसको 2 हिस्सों में बांट देते हैं। उसको ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के रूप में उसको बांट दिया जाता है। On the basis of communalism, which was strongly opposed by the liberals and religious nationalists। तो यहाँ बताया गया है कि इसे सांप्रदायिक आधार पर बांटा जाता है और जिसका वहाँ पर जो उदारवादी थे और समाजवादी थे, राष्ट्रवादी थे, उन्होंने बड़ा ही डट करके इसका विरोध किया था। स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्टेड, और फिर उसके बाद स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हो जाता है। इन बंगाल दिस मूवमेंट वाज लेड बाय नेशनलिस्ट विपिन चंद्र पाल एंड इन पंजाब इट वाज लेड बाय लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह। तो बताया जाता है कि बंगाल में इस स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जो लीडरशिप करते हैं वो करते हैं विपिन चंद्रपाल, और फिर वहीं उसी समय पंजाब में भी यही आंदोलन चल रहा था। तो पंजाब में जो आंदोलन चल रहा था बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन, उसको लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। तो देखिए बहुत ही बढ़िया हमें बातें पता चल रही हैं। द नेशनलिस्ट वांटेड टू स्प्रेड स्वदेशी एंड बॉयकॉट फॉरेन गुड्स थ्रू आउट द होल कंट्री। तो यहाँ बताया गया है कि जो राष्ट्रवादी थे वो स्वदेशी और बहिष्कार के माध्यम से विदेशी वस्तुओं को भारत से उखाड़ फेंकना चाहते थे। दे वांटेड टू मेक इट ए पॉलिटिकल मैस स्ट्रगल। वे इसे एक राजनीतिक संघर्ष का रूप देना चाहते थे। द डिमांड फॉर पार्टीशन वाज नाउ ए स्मॉल इशू। और इस समय जो विभाजन था वो एक बहुत ही छोटा विषय बनकर रह गया था। नाउ द गोल वाज स्वराज, और उसकी जगह स्वराज ने ले ली, और यहाँ पूरे भारत को स्वराज प्राप्त करवाना ही मुख्य उद्देश्य रखा गया। तो आगे देखते हैं। तिलक रेज्ड द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। तो कहते हैं कि उसी समय जो तिलक थे उन्होंने अपना नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। बट द मॉडरेट्स वर नॉट रेडी फॉर दिस। लेकिन जो उदारवादी थे वो इसके लिए, नरम दल जो था और उदारवादी भी वही थे, तो वो इसके लिए तैयार नहीं थे। ड्यू टू विच देयर वर डीप डिफरेंसेस बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो यहाँ देखिए इसी के दौरान जो है, इसी कारण से वहाँ गहरे अंतर पाए जाते हैं नरम पंथी और चरम पंथियों में। एंड इन 1907 AD देयर वाज ए स्प्लिट इन सूरत। तो वहां पर इसी अंतर की वजह से सूरत में जो अधिवेशन चल रहा था 1907 में, तो इस कांग्रेस दल में दरार पड़ जाती है और ये चरमपंथी और नरमपंथी के नाम से विभाजन हो जाता है।
The extremists wanted to include the Swadeshi and boycott movement not only to boycott of foreign cloth but also the boycott of government school, courts, jobs, titles, and they wanted to replace national institutions with government। तो देखिए यहाँ पर जो गर्मपंथी थे वो केवल ये नहीं चाहते थे कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के माध्यम से केवल वस्तुओं को ही, विदेशी वस्तुओं को ही बाहर किया जाए, लेकिन वो व्यापक स्तर पर चाहते थे कि इन दोनों आंदोलनों, इन दोनों की वजह से जो बाइकॉट और जो स्वदेशी मूवमेंट थे उसके माध्यम से जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, स्कूल और कोर्ट्स, जॉब्स और फिर वहां पर टाइटल्स, जो उपाधियां नेताओं को मिली हुई थी, तो वो चाहते थे कि वो सब गवर्नमेंट को वापस दी जाए। दे वांटेड टू रिप्लेस नेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जगह राष्ट्रीय गवर्नमेंट लाना चाहते थे। तो देखिए इंस्टीट्यूशंस के बाद इंग्लिश एजुकेशन विद नेशनल एजुकेशन, और वो इंग्लिश एजुकेशन को राष्ट्रीय शिक्षा में बदलना चाहते थे। एंड वांटेड टू ब्रिंग गवर्नमेंट कोर्ट्स एट द लेवल ऑफ विलेज पंचायत, और यहाँ पर वो चाहते थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसकी जगह पर वो पंचायत, ग्राम पंचायत की सरकार लाना चाहते थे। They gave the slogan of self-reliance and self-power. Eventually, the British, तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, They gave the slogan of self-reliance and self-powers. तो वो यहाँ पर नारा देते थे आत्मनिर्भर बनने का और अपने आप को बलशाली बनाने का, अंदर से मजबूत बनाने का। तो देखते हैं Eventually, the British government bowed down and the partition was annulled। तो यहाँ देखिए वहीं क्या घटता है, एक घटना घट जाती है कि भाई अंग्रेज जो हैं वो अपनी चाल बदलती हैं और वो अपने कदम पीछे खींचते हैं, अंग्रेज सरकार। उसके बाद वो झुकते हुए जो विभाजन था उसको रद्द कर देती हैं। Fearing the fierceness of nationalism, the British decided to spread the poison of communalism by establishing the Muslim League and the Minto-Marley Act। तो देखिए अब जो डरी हुई अंग्रेज सरकार थी वो राष्ट्रवादियों में क्या चाहती थी, वो उनसे बदला लेना चाहती थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या फैसला लेती है, वह धीरे धीरे सांप्रदायिक रूप से जहर फैलाना शुरू कर देती है और वो मुस्लिम लीग की स्थापना करवाती है। फिर उसके बाद मिंटो मार्ले एक्ट भी लागू कर देती है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा सेकंड मूवमेंट, और अब हम जानेंगे कि किस तरह से थर्ड मूवमेंट होता है, और वो है होम रूल मूवमेंट। बड़ा ही जबरदस्त ये मोमेंट रहा है, इसके विषय में जाने। तो देखिए द स्ट्रगल लोकमान्य तिलक रीच्ड इंडिया इन 1914 AD आफ्टर सर्विंग ए 6 ईयर सेंटेंस मांडले। तो यहां देखिए मांडले जेल से, ये मांडले जेल कहाँ है, ये जो बर्मा में काला पानी के नाम से जो जेल थी वहां पर ये जेल, उसमें बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के लिए हमने जो लास्ट पैरे में ड्रॉप किया था। तो अब हम शुरू करते हैं कि 6 वर्ष की सजा काट करके जब वो 1914 में भारत पहुंचते हैं, तो देखिए फिर बाल गंगाधर तिलक जो है वो कैसा संघर्ष करते हैं, हम ये जानेंगे। When the First World War 1914 to 1918 AD started, तो जब वो भारत में आए 1914 में, तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 शुरू हो चुका था। तिलक फेल्ट द इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज इनगल्फ्ड इन डिस्पेयर। तो तिलक जब आते हैं तो देखते हैं कि भारत में
राष्ट्रवादी जो घटनाएं थी और राष्ट्र प्रेम जो था वो घटता जा रहा था, वो ठंडा पड़ चुका था, उसको निष्क्रिय पा करके वो क्या करते हैं, ही रिसॉल्व्ड द फील इट विद एथिज्म एंड बाय फॉर्मिंग द होम रूल लीग। तो उसमें वो फिर से जान भरने के लिए, राष्ट्रवादी आंदोलन को फिर से उत्साहित करने के लिए वो क्या करते हैं, वो होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। ही स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन एसोसिएशन विद एनी बेसेंट। तो वो क्या करते हैं, वो होम रूल मूवमेंट को शुरू कर देते हैं और किसके साथ मिलकर के ऐसा करते हैं, इसमें वो एनी बेसेंट को साथ लेते हैं। Soon the home rule movement spread rapidly in Maharashtra, Karnataka, Central India, Madras, Bombay, North India। तो जल्द ही यह जो होम रूल लीग मूवमेंट था, यह पूरे महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक, फिर उसके बाद मध्य इंडिया, मद्रास, बॉम्बे और उत्तर भारत में फैल गया था। मैनी पीपल वर अरेस्टेड, बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया। The home rule movement mobilized the youth and the national movement expanded from big cities to small towns and even to villages। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है हमें कि काफी गिरफ्तारियां दी गई। होम रूल आंदोलन ने युवाओं को अपने साथ जोड़ा तथा राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार बड़े शहरों और छोटे कस्बों तथा कहीं कहीं तो गांव तक भी ये फैल चुका था। द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ द होम रूल मूवमेंट was that it created a vast organization of extremist warriors for the future national movement। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी यहाँ पर होम रूल मूवमेंट की, वो ये थी कि इसने एक बहुत बड़ा संगठन तैयार कर दिया था। जो चरमपंथी थे उनमें योद्धाओं की संख्या वो बढ़ चुकी थी, जो भविष्य में एक राष्ट्रवादी आंदोलन की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहे थे। बाय द एंड ऑफ वर्ल्ड वार, यहाँ पर बताया गया है कि जो विश्व युद्ध चल रहा था उसके समाप्त होने के तुरंत बाद ए जनरेशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स वाज प्रीपेयर्ड विच मेड द नेशनल स्ट्रगल स्ट्रॉन्ग एंड फॉट इन द फ्यूचर। तो विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद एक नई जनरेशन, जिसे हम स्वतंत्रता सेनानी का नाम देते हैं, उसको तैयार किया गया और राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से उसको मजबूत किया जाता है और फिर वहां पर भविष्य के लिए वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तिलक वाज टर्म्ड बाय वी सेरोल एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो यहाँ पर देखिए, तिलक को उस समय जो वी सेरोल नाम के विद्वान हुए हैं, अंग्रेजी विद्वान, उन्होंने उनको उपाधि दी। उन्होंने कहा कि तिलक जो थे वो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट थे, यानी कि भारतीय अशांति के पिता थे। इन फैक्ट वास्तव में तिलक मेड द इंडिया नेशनल मूवमेंट बॉर्डर एंड बेलीग्रेंट एंड strengthened the sense of self respect and self pride in the country। तो यहाँ देखिए, वास्तव में जो तिलक थे उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को उस चरम सीमा तक पहुंचाया जिसमें युद्धरत और उसको मजबूती प्रदान किया उन्होंने। फिर वहां पर जो आत्म सम्मान था, आत्म स्वाभिमान था कंट्री के अंदर, पूरे देश के अंदर, वो जागृत कर देते हैं। तो इस भावना को वो चरम सीमा तक लेकर के चले जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं रेवोल्यूशनरीज मूवमेंट। यहाँ देखिए क्या बताया गया है। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट 1894 एडी टू 1947 एडी। तो क्रांतिकारी जो आंदोलन हुए 1894 से लेकर के 1947 तक, उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ विवेकानंद
Dayanand and inspired by the Tilak and Aurobindo Ghosh revolutionary movement was born in India, and they believed in sacrificing their revolutionary lives to drive out the British from India। तो देखिए क्या बताया गया है, विवेकानंद दयानंद के विचारों से प्रभावित होकर तिलक और अरविंद घोष से प्रेरणा लेकर भारत के क्रांतिकारी आंदोलन का जन्म हुआ और अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए ये क्रांतिकारी जान की बाजी लगाने तक तैयार थे। सेल्फ सैक्रिफाइस वाज इन देयर वेन्स, तो यहाँ पर आत्म बलिदान की भावना उनकी जो क्रांतिकारी थे उनकी नस नस में भरी हुई थी। देयर गोल वाज टू अचीव द कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया बाय टेररिजिंग द ब्रिटिश थ्रू बम्स किलिंग्स एंड फायरिंग। तो यहाँ बताया गया है कि उनका सबसे बड़ा मकसद तो बस यही था कि जो हमारी आज़ादी है, इंडिपेंडेंस है, उसको पूरी तरह से प्राप्त किया जाए और किसी भी तरह से अंग्रेज़ों को बम के माध्यम से या फिर गोली के माध्यम से या उनको जान से मारने के माध्यम से उनको डरा करके आतंकित करके भारत से बाहर भगाया जाए। तो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, क्रांतिकारी गतिविधियों का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है और वो हम अब शुरू करते हैं। यहाँ पर एक के बाद एक घटनाओं का जिक्र किया जाएगा। तो पहला है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज बाय चापेकर ब्रदर्स। तो जो चापेकर ब्रदर्स थे उनकी जो क्रांतिकारी प्रतिक्रिया थी वो क्या थी। इन 1897 एडी प्लेग स्प्रेड इन पूना। तो 1897 में पूना में प्लेग फैल जाता है। प्लेग एक संक्रामक रोग होता है, बड़ा ही जानलेवा ये जो रोग था ये उस समय पूना में फैला हुआ था। टू डील विद द प्लेग, इस प्लेग की बीमारी से निपटने के लिए एन इंग्लिश मैन नेम्ड रैंड वाज अपॉइंटेड एज द प्लेग कमिश्नर। तो एक जो अंग्रेज अधिकारी था उसको जो है प्लेग से लड़ने के लिए नियुक्त किया जाता है, जिसका नाम था रैंड, और इसे प्लेग कमिश्नर बनाया जाता है। दिस इंग्लिश मैन क्रिएटेड discontent among the general public by entering people's homes and temples in Pune unabated। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि जो ये अंग्रेज अधिकारी था रैंड, अंग्रेज अधिकारी था, वह क्या करता था, उसने लोगों में अविश्वास उत्पन्न कर दिया था। ये उनकी बगैर किसी अनुमति के उनके जो वहां पर पूना में रहने वाले लोग थे उनके घरों और मंदिरों में बेरोक टोक चला जाता था, जिससे क्या हुआ, लोगों की भावनाएं छीन हो उठी। टू ब्रदर्स दामोदर चापेकर एंड बालकृष्ण चापेकर शॉट रैंड ऑन जून 22। तो देखिए इसी के व्यवहार को देखते हुए चापेकर जो दोनों भाई थे दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, उसे 22 जून को मार देते हैं, उसको गोली मार देते हैं। तो देखिए अरेस्ट वाज आल्सो किल्ड अलोंग विद हिम, और एक यहाँ अरेस्ट भी जो है उसके साथ मारा जाता है। द रिवॉल्यूशनरीज वर प्रोबेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय तिलक, और ये जो क्रांतिकारी थे चापेकर बंधु ये बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित थे। both of whom were caught and sentenced to death, और दोनों को पकड़ लिया जाता है तथा मौत की सजा दे दी जाती है। तिलक was also sentenced to 18 months for the offense of writing inflammatory speeches and articles। तो
वहीं फिर दूसरी तरफ तिलक को भी 18 महीने की सजा सुनाई जाती है। और उसका क्या कारण था? उसका कारण था कि उसके भड़काऊ भाषण जो थे और जो आर्टिकल्स थे जो उसने अंग्रेजों के खिलाफ छापे थे, इसी वजह से बाल गंगाधर तिलक को 18 महीने की सजा दी जाती है। नंबर 2 पे जो हमारी क्रांतिकारी मूवमेंट हुए हैं वो कौन से हैं? रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सी क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं देखते हैं। विनायक दामोदर सावरकर क्रिएटेड इंस्टीट्यूशन लाइक मित्र मेला एंड अभिनव भारत इवन बिफोर द वेंट टू यूरोप टू ऑर्गेनाइज द रिवॉल्यूशनरीज इन महाराष्ट्र। तो देखिए यहाँ पर विनायक दामोदर सावरकर ने एक संस्थान बनाया, उसका गठन किया और उसमें मित्र मेला तथा अभिनव भारत नाम से जो है उसने उनकी शुरुआत करता है। फिर उसके बाद ये यूरोप जाने वाला था। कहने की बात यह है कि विनायक दामोदर सावरकर यूरोप जाने से पहले वो महाराष्ट्र में मित्र मेला और अभिनव भारत नामक संस्थानों की स्थापना करता है और फिर वो क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देता है। कहाँ? महाराष्ट्र में। मैनी रिवॉल्यूशनरीज वर बोर्न थ्रू दीज इंस्टीट्यूशंस। तो इन संस्थानों के माध्यम से ढेर सारे बहुत से क्रांतिकारी जो हैं उनका जन्म हुआ, यानी कि वो प्रवर्तित हो गए क्रांतिकारियों में जो लोग थे। इन 1909 AD 1910 AD अभिनव भारत कैरिड आउट रिवॉल्यूशनरी इंसिडेंट इन नासिक अहमदाबाद। तो बताया गया कि 1909 से 1910 तक अभिनव भारत जो क्रांतिकारी संस्थान था, इसने नासिक और अहमदाबाद में बहुत से ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया और ये सतारा में भी हुआ है। सतारा, नासिक और अहमदाबाद, इन तीनों जगह पर क्या किया जाता है? वहां पर क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। अब देखते हैं तीसरे नंबर पर हमारा मूवमेंट क्या है। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल। तो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। अरविंद घोष एंड बारिंद्र घोष वर द फाउंडर्स ऑफ द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल। तो यहाँ बताया गया है बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन चले थे उनके प्रणति किसने रखी थी? उनकी प्रणति जो है अरविंद घोष और बारिंद्र घोष ने शुरू की थी। The Ghosh brothers inspired various revolutionaries and an organization named Anushilhan Samiti was formed here, and the revolutionary movement was strengthened by magazines like Sandhya, Yugandhar and books like Bhavani Mandir। तो देखिए क्या बताया गया है कि जो ये घोष बंधु थे इन्होंने विभिन्न क्रांतिकारियों को प्रेरित किया और यहाँ अनुशीलन समिति नामक संगठन का भी ये निर्माण करते हैं। फिर संध्या और युगांतर जैसी पत्रिकाओं को शुरू करते हैं और उसके बाद फिर भवानी मंदिर जैसी पुस्तकों से भी क्रांतिकारी आंदोलन को बल मिलता है। तो देखिए ये बहुत सारी बातें हैं जो बंगाल में प्रभावित करती है क्रांति को। और अब देखिए इन 1908 AD खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी। तो यहाँ बताया है खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी थ्रू ए बम ऑन द बग्गी ऑफ जज किंग्सफोर्ड ऑफ मुजफ्फरपुर टू किल हिम, रिजल्टिंग इन द डेथ्स ऑफ 2 वुमेन। तो देखिए 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो है किंग्सफोर्ड मुजफ्फरनगर के जो जज थे उनकी बग्गी पर बम फेंकते हैं और उस घटना में 2 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ देखिए चाकी कमिटेड सुसाइड। तो उसी समय जो चाकी है प्रफुल्ल चाकी वो आत्महत्या कर लेता है एंड खुदीराम बोस वाज अवॉर्डेड डेथ सेंटेंस और खुदीराम बोस को मृत्यु दंड सुनाया जाता है।
अरविंद घोष एंड बारिंद्र घोष वर ट्राइड इन द अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। तो यहां क्या बताया गया है कि अरविंद घोष और बारिंद्र घोष दोनों पर अलीपुर षड्यंत्र केस में मुकदमा चल है। 4th नंबर पे हमारा मूवमेंट क्या रहता है देखते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा एंड विनायक दामोदर सावरकर। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा और विनायक दामोदर सावरकर की क्या भूमिका रहती है हमारे रेवोल्यूशन में, वो देखते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा वाज ए रेजिडेंट ऑफ काठीवाड़ इन वेस्टर्न इंडिया। तो यहाँ बताया गया है कि पश्चिमी भारत से संबंधित काठीवाड़ नामक स्थान, वहां के रहने वाले थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। He studied in the University of Cambridge and became a barrister। और वो कैम्ब्रिज से पढ़े तथा वहां से बैरिस्टर बनकर के वो लौटते हैं। In 1905 श्यामजी formed the भारत स्वशासन समिति which was often called India House। तो देखिए आते ही उन्होंने 1905 में श्यामजी क्या करते हैं, वो भारत स्वशासन समिति का गठन करते हैं और इसी समिति को ही आगे चलकर इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता है। He started a newspaper Indian Sociologist and also started 6 fellowship of 1000 rupees each for Indians। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, एक बहुत ही बड़ा कदम उठाते हुए वो न्यूज पेपर स्टार्ट करते हैं। वो भी क्या नाम था, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एंड आल्सो स्टार्टेड 6 फेलोशिप। और 6 फेलोशिप भी वो शुरू करते हैं। सामूहिक रूप से 1000 रुपए की वो फेलोशिप होती है और वो केवल इंडियंस के लिए होती है। ड्यू टू विच इंडिया हाउस सून बिकेम द सेंटर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरीज। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि शीघ्र ही ये जो संस्थान था, क्या नाम था इसका, इसका नाम था इंडिया हाउस। तो इंडिया हाउस नाम का ये जो सेंटर था, ये शीघ्र ही क्रांतिकारियों का क्या बन गया, गढ़ बन जाता है। इन 1906 टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस फेलोशिप, इस 1906 में इस फेलोशिप योजना का फायदा उठाते हुए ए न्यू ग्रेजुएट विनायक दामोदर सावरकर आल्सो रीच्ड लंदन। तो यहाँ बताया गया है कि एक नए स्नातक जो उसी समय स्नातक हुए थे, विनायक दामोदर सावरकर, वो इस फेलोशिप का फायदा उठाते हुए वो लंदन पहुंच जाते हैं। इन 1904 वीर सावरकर फाउंडेड ए सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड अभिनव भारत। तो 1904 में वीर सावरकर यहाँ पर गुप्त रूप से एक अभिनव भारत नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का निर्माण करते हैं। Soon a web of secret institution was spread all over महाराष्ट्र। शीघ्र ही इस तरह के जो छिपे हुए संगठन थे, संस्थान थे, उनका जाल पूरे महाराष्ट्र में बिछ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस बम मेकिंग फैक्ट्रीज वर इस्टेब्लिश्ड एट प्लेसेस लाइक पूना। तो यहाँ बताया गया है कि पूरे महाराष्ट्र में इस समिति के बनने के बाद से इसके अतिरिक्त पूना, मुंबई, नासिक आदि स्थानों पर बम बनाने की जो फैक्ट्रियां हैं वो स्थापित कर दी जाती हैं। तो देखिए पूना, बॉम्बे, नासिक एटसेट्रा। वीर सावरकर एल्डर ब्रदर गणेश सावरकर वाज आल्सो ए ग्रेट पैट्रियट्स। तो यहाँ बताया गया है कि जो वीर सावरकर थे, उनके बड़े भाई गणेश सावरकर एक बहुत बड़े देशभक्त थे। मिस्टर जैक्सन डिप्टी कलेक्टर ऑफ नासिक, डिप्टी कलेक्टर जो नासिक के थे उनका नाम था मिस्टर जैक्सन, एंड चीफ एडवाइजर टू द यंग मैन फ्रॉम अमृतसर मदन लाल ढींगरा। तो देखिए यहाँ क्या बताया गया है, यहाँ भी एक और हीरो की एंट्री हो जाती है। तो क्या कहते हैं
कि वीर सावरकर के जो बड़े भाई थे गणेश सावरकर भी बड़े देशभक्त थे। उन्हें सजा दिलवाने में नासिक के डिप्टी कलेक्टर मिस्टर जैक्सन का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है और भारत के सचिव के मुख्य परामर्शदाता कर्जन वाइली का बड़ा हाथ रहा है। तो किसका हाथ रहा है? कर्जन वाइली का बहुत बड़ा हाथ रहा है। देखिए यहां सारी घटना बताई गई है कि कर्जन वाइली हैड द मेन रोल इन गेटिंग हिम पनिश्ड, है ना। तो ये बात यहां पर बताई गई है। फिर इसके बाद देखते हैं, सून इन जुलाई 1909 ए यंग मैन फ्रॉम अमृतसर मदन लाल ढींगरा शॉट कर्जन वाइली। तो इसी वजह से 1909 में पंजाब के अमृतसर से एक यंग मैन जो है वो सामने आते हैं जिनका नाम है मदन लाल ढींगरा। वो कर्जन वाइली को गोली मार देते हैं। लेटर मदन लाल ढींगरा वाज हैंग्ड ऑन 16 अगस्त 1909। तो देखिए यहां पर बताया गया है अंत में फिर मदन लाल ढींगरा को 16 अगस्त 1909 को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर फिफ्थ जो मूवमेंट है हमारा उसको एक्सप्लेन करते हैं। गदर मूवमेंट। गदर मूवमेंट हमारे इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। इसके विषय में कंपटीशन एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज हमारे पास मौका है इन क्वेश्चन को अच्छे से समझने का। गदर मूवमेंट In the early 19th century, many Indians went to America. तो यहाँ क्या बताया गया है कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में बहुत से इंडिया के जो लोग हैं वो अमेरिका चले जाते हैं, बर्मा चले जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, हांगकांग जाते हैं और कनाडा भी चले जाते हैं। ऐसे ही अनेक देशों में वो चले जाते हैं टू अर्न मनी एंड फाइंड ए मीन्स ऑफ लिवलीहुड। अपनी आजीविका कमाने के लिए और पैसा कमाने के लिए वो वहां जाते हैं। इन अमेरिका ज्वाला सिंह, बरशान सिंह, सोहन सिंह भाकना, केसर सिंह एटसेट्रा। तो इनमें से जो थे वो कौन कौन थे? ज्वाला सिंह थे, बरशान सिंह थे, सोहन सिंह भकना थे और केसर सिंह आदि थे। अर्न ए लॉट ऑफ मनी, उन्होंने वहां बहुत सा पैसा कमाया। बट बीइंग इंडियन होने के नाते दे वर ट्रीटेड विद डिसरिस्पेक्ट इन फॉरेन कंट्रीज एज वेल। तो यहां पर बताया गया है कि इंडियन होने के नाते विदेशों में भी उनके साथ जो है भेदभाव किया जाता था, जैसे इंडिया में अंग्रेज उनके साथ करते थे। Therefore, realizing the pain of their countrymen, उन्होंने इसी प्रकार से अपने देशवासियों के इस दर्द को महसूस करते हुए they decided that they would try to free India from the clutch of the British while staying abroad। तो उन्होंने विदेश में रहते हुए अपने देश के लोगों को इन अंग्रेजों के चंगुल से बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। सो दे डिसाइडेड टू स्टार्ट ए रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। तो वो एक क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत करने का फैसला लेते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1913 AD बाय ऑर्गेनाइजिंग द इंडियंस इन अमेरिका एंड कनाडा। तो यहाँ पर 1913 में सबसे पहले अमेरिका और कनाडा में जो इंडियन लोग थे उनके द्वारा एक संगठन बनाया जाता है। ए हिंदुस्तानी एसोसिएशन, उसका नाम क्या था? हिंदुस्तानी एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड विच वाज कॉल्ड द गदर पार्टी। और आगे चलकर इस एसोसिएशन को ही, हिंदुस्तानी एसोसिएशन को ही गदर पार्टी के नाम से जाना गया। सोहन सिंह भकना बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द गदर पार्टी। तो गदर पार्टी के सबसे पहले जो प्रधान बने वो थे सोहन सिंह भकना। और उसके साथ ही लाला हरदयाल बिकेम इट्स सेक्रेटरी। तो लाला हरदयाल इसके क्या बनते हैं? सेक्रेटरी बनते हैं, यानी कि सचिव बनते हैं।
The main objective of this party was the end of British rule from India by all possible efforts and activities। तो इस पार्टी का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि भारत से ब्रिटिश लोगों को किसी भी कीमत पर, किसी भी प्रयास के आधार पर भारत से निकालना ही उनका मेन मकसद था। The headquarter of this party was at a place called युगांतर आश्रम। तो इस पार्टी का जो मेन हेड ऑफिस था वो युगांतर आश्रम के नाम से खोला गया था। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, इट्स ब्रांचेज ओपनड इन डिफरेंट पार्ट। फिर उसके बाद दूसरे हिस्सों में भी इसकी शाखाएं खोली गई। इन नवंबर 1913 एडी 1913 के नवंबर में ए वीकली न्यूज़पेपर नेम्ड गदर वाज ब्रोथ आउट विच स्टार्टेड पब्लिशिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो 1913 में ही एक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की गई जिसका नाम था गदर, और यह विभिन्न भाषाओं में छापा जाता था, जैसे हिंदी, मराठी, इंग्लिश, उर्दू एटसेट्रा। In this newspaper, the real picture of British rule was presented to the Indians, and along with it, the youth were called to join revolutionary activity। तो यहाँ पर बताया गया है, क्या बताया गया है आप सभी जानते हैं। इस पार्टी का मुख्यालय भी खुल जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य भी हमें पता चल जाता है, और गदर नाम से ये अखबार भी चलाता है विभिन्न भाषाओं में। फिर उसके बाद इस समाचार पत्र में ब्रिटिश शासन की वास्तविक तस्वीर भारतीयों के सामने पेश की गई, तथा साथ ही नवयुवकों को क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने का आह्वान भी किया गया। आह्वान यानी कि उनको निमंत्रण दिया गया पार्टी में आने का। इन मार्च 1914 लाला हरदयाल वाज ऑर्डर्ड टू बी अरेस्टेड। तो इन्हीं गतिविधियों की वजह से अंग्रेजों ने मार्च 1914 में लाला हरदयाल को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया। सो ही लेफ्ट अमेरिका, इसलिए उन्होंने अमेरिका को छोड़ दिया। एंड वेंट टू स्विट्जरलैंड, और वहां से वो स्विट्जरलैंड चले जाते हैं। आफ्टर दैट द लीडर्स भगवान सिंह, करतार सिंह सरबाना, रामचंद्र एटसेट्रा। तो उनके बाद फिर जो लीडरशिप करते हैं वो कौन करते हैं इस पार्टी की लीडरशिप? भगवान सिंह है, करतार सिंह सरबाना है और रामचंद्र है। कंटिन्यूड विद देयर एफर्ट्स इन द गदर मूवमेंट, और इस गदर मूवमेंट को वो अपने हर संभव प्रयास से जारी रखते हैं। अब है नंबर 6 मूवमेंट हमारा, कामागाटा मारू इंसिडेंस। तो कामागाटा मारू इंसिडेंस क्या था इसके विषय में जानेंगे। ये भी एक दिलचस्प हमारे यहाँ इंसिडेंस हुई है, और ये विदेश में रह करके घटती है, लेकिन इसका संबंध इंडिया से है। द मेंबर्स ऑफ द गदर पार्टी सेंट द रिवॉल्यूशनरीज विद जर्मन वेपन्स टू इंडिया। तो यहां पर देखिए, गदर पार्टी के जो सदस्य थे वो क्रांतिकारियों को जर्मन हथियारों के साथ इंडिया में भेजने का प्रयास करते हैं। इंडिया इन ए शिप कॉल्ड तोसा मारू, एक तोसा मारू नामक जहाज में वो उन लोगों को, क्रांतिकारियों को बिठाते हैं और हथियारों के साथ इंडिया भेजने का प्रयास करते हैं। विद द एम ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट द आर्म्स रिवॉल्यूशन इन इंडिया, और वो चाहते थे कि उनका उद्देश्य सशस्त्र हथियारों के माध्यम से क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देना था इंडिया में। बट दिस वाज ऑलरेडी रिपोर्टेड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, लेकिन इसकी सूचना ब्रिटिश कंपनी को पहले ही मिल चुकी थी और ब्रिटिश सरकार अलर्ट मोड में थी। सो ऑन रीचिंग इंडिया ऑल द पीपल वर टेकन प्रिजन्स।
तो इंडिया पहुंचते ही सभी क्रांतिकारियों को, सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। 7 डेथ सेंटेंस वर अवॉर्डेड। तो यहां बताया गया है कि बहुत से लोगों को मृत्यु दंड की सजा दी गई। एट द सेम टाइम, उसी समय द कनेडियन गवर्नमेंट हैड इम्पोज्ड मैनी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडियंस। तो उसी समय जो कनाडा की सरकार थी वो वहां पर रह रहे इंडिया के लोगों के ऊपर बहुत से अनरीजनेबल यानी कि अनुपयोगी प्रतिबंध लगा देती है। सो फॉर द कॉर्पोरेशन ऑफ दीज इंडियंस, क्यों? क्योंकि इन इंडियंस ने जो कनाडा में रह रहे थे उन्होंने भारत में जो हथियार ले जाने वाले इंडियंस थे उनकी मदद की थी। इसकी वजह से बाबा गुरदित्ता सिंह ए वेल्थी इंडियन फ्रॉम सिंगापुर। तो सिंगापुर से एक धनी व्यक्ति जिसका नाम था बाबा गुरदित्ता सिंह टुक 350 इंडियंस ऑन द कामागाटामारू शिप। तो वो 350 इंडिया के लोगों को लेकर के कामागाटामारू नामक जहाज से वो निकल पड़ते हैं इंडिया के लिए। एंड लेफ्ट फॉर कनाडा, मतलब वो इंडिया के लिए नहीं जाते, वो कनाडा के लिए निकल पड़ते हैं। ऑन May 23, 1914 when this ship reached the Canadian ports of Vancouver, जब 23 मई 1914 को ये जहाज कामागाटामारू जो जहाज है ये कनेडियन पोर्ट पर जिसका नाम था वैंकावर, जब वहां पहुंचता है तो क्या होता है? द कनेडियन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ देम टू लैंड हेयर। तो जो कनाडा की सरकार है उन्हें वहां पर उतरने का जो है उतरने से रोक देती है, उनको अलाउ नहीं करती। आफ्टर दैट द शिप लेफ्ट फॉर इंडिया, इसके बाद जो शिप है वो इंडिया की तरफ मुड़ जाता है। बट व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट केम टू नो, लेकिन जब ब्रिटिश सरकार को पता चला इसके विषय में, एज सुन एज इट रीच्ड कलकत्ता, कि जैसे ही वो कलकत्ता में पहुंचे, द गवर्नमेंट ट्राइड टू सेंड दीज पैसेंजर टू पंजाब। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कोशिश की कि कलकत्ता से उन्हें सीधे पंजाब भेजा जाए। When some passengers tried to enter कलकत्ता by force, लेकिन जब कुछ यात्रियों ने जबरन कलकत्ता में घुसने का प्रयास किया तो क्या करते हैं? द गवर्नमेंट ओपनड फायर ऑन देम। तो जो सरकार थी वह उन पर खुली गोलियां बरसा देती है। ड्यू टू द शूटिंग ऑफ इनोसेंट पीपल इन कामागाटामारू, और कामागाटामारू की इस जहाज से उतरने वाले जो ये इनोसेंट मासूम लोग थे उन पर शूटिंग होने की वजह से, गोली कांड होने की वजह से, देयर वाज ए लॉट ऑफ एंगर अमोंग द इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो इसकी वजह से वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में जो इंडिया के लोग थे उनमें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। तो ये था कामागाटामारू नामक घटना के विषय में। इस वीडियो को ज्यादा लंबा करने से बचने के लिए हमें इसके एक और मोमेंट को लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे और फिर हम इसका एक तीसरा पार्ट लेकर के आएंगे जिसमें हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर के पॉसिबल नहीं था कि एक ही पार्ट में वीडियो को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो अपलोड करते समय भी और फिर स्टूडेंट भी जो है लगातार सुनने में बोरिंग हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इन 3 पार्ट को आपको प्रोवाइड करवाएंगे पहले, और फिर उसके बाद हम इनको असेंबल करके एक ही वीडियो में कन्वर्ट करके भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो देखते हैं हम अपनी वीडियो का अंतिम पहरा, जो अंतिम मोमेंट है वो क्या है। तो चलिए, और वो है 7 नंबर मोमेंट है काकोरी इंसिडेंट। बड़ा ही जबरदस्त ये एक
इंसिडेंट है। तो देखते हैं काकोरी में ऐसा क्या हुआ था जो इतना फेमस हुआ। आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर ऑफ 1919 एडी, तो 1919 एडी के जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, इसके बाद एंड द सस्पेंशन ऑफ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, और असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद, मतलब यहां पर एक भूमिका बनाई गई है कि जो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, एक तो उसके बाद, और दूसरा फिर जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसके बाद, उसके स्थगित होने के बाद। तो देखिए, द रिवॉल्यूशनरीज ऑफ इंडिया स्टार्टेड टू ऑर्गेनाइज। अब जो क्रांतिकारी थे भारत के, वो ऑर्गेनाइज यानी कि एकजुट होने लगे थे। देयर लीडर्स वर राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, सच्चिदानंद नाथ सान्याल और सचिंद्र नाथ सान्याल, फिर उसके बाद चंद्रशेखर आजाद एंड यहां पर बताया है सुभाष चंद्र भट्टाचार्य। तो देखिए क्या क्या बताया कि जब ये लोग क्रांतिकारी जब ये एकजुट हो रहे थे इन दोनों घटनाओं के बाद, तो उन क्रांतिकारियों की जो लीडरशिप कर रहे थे, तो सबसे आगे राम प्रसाद बिस्मिल थे, और फिर योगेश चंद्र चटर्जी थे, और सचिंद्र नाथ सान्याल थे, चंद्रशेखर आजाद और सुरेश चंद्र भट्टाचार्य भी थे जो उनकी लीडरशिप कर रहे थे। तो देखिए, इन अक्टूबर 1924 एडी 1924, अक्टूबर 1924 में क्या होता है? अक्टूबर 1924 में घटना घटती है, और वो क्या है देखते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ दीज रिवॉल्यूशनरी यूथ्स वाज हेल्ड इन कानपुर। तो ये जो क्रांतिकारी थे, इनकी कानपुर में एक नौजवानों की एक सभा होनी थी, है ना। तो देखिए आगे क्या बताया गया। एंड द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड। जब ये कानपुर में इकट्ठे होते हैं सभी क्रांतिकारी, तो एक हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संस्थान या ऑर्गेनाइजेशन का गठन करते हैं। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू ओवरथ्रो द कॉलोनियल पावर थ्रू आर्म्ड रेवोल्यूशन। तो इस संगठन का एक ही उद्देश्य था, और वो था उपनिवेशवाद को भारत से किसी भी मूल्य पर, चाहे वो सशस्त्र ही क्रांति क्यों न हो, उसको उखाड़ फेंकना है। मनी वाज नीडेड टू स्ट्रगल, और इस संघर्ष के लिए पैसे की आवश्यकता थी। कैंपेन चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता थी। मोबिलाइजिंग द यूथ इन देयर पार्टी, और अपने पार्टी में नौजवानों की सभी एक्टिविटी और सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी पैसे की आवश्यकता थी। ट्रेन एंड कलेक्ट आर्म्स, तो यहाँ देखिए ट्रेन और कलेक्ट आर्म्स यानी कि हथियारों को जुटाने की आवश्यकता थी, और बहुत से संसाधनों की भी आवश्यकता थी। फॉर दिस पर्पज 10% ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। तो यहां बताया गया कि वही धन जुटाने के लिए 10 लोगों का एक दल संगठन बना करके राम प्रसाद बिस्मिल की लीडरशिप में क्या करते हैं, लूटेड द ट्रेजर बाय स्टॉपिंग द ट्रेन इन काकोरी विलेज नियर लखनऊ ऑन 9 अगस्त 1925 एडी। तो यहां बताया गया है 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल की अगुवाई में लगभग 10 लोगों ने क्या किया, ट्रेन काकोरी नामक गांव में, है ना, लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में एक ट्रेन को लूट लिया जो अंग्रेजों का धन लेकर के जा रही थी। ठीक है, ये वो घटना हुई थी काकोरी नामक। अब देखते हैं एक्शन क्या लेती है गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट वाज वेरी एंग्री, और गवर्नमेंट क्या होती है, बहुत ज्यादा गुस्से में आती है विद दिस इंसिडेंट, इस घटना से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। ए लार्ज नंबर ऑफ यूथ्स वर अरेस्टेड, एक बहुत बड़ी संख्या में युवाओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
दे वर ट्राइड, उन पर मुकदमा चलाया जाता है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी एंड अशफाकुल्ला खान। तो ये सभी नाम बताए गए हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह तथा राजेंद्र लाहिरी और अशफाकुल्ला खान, वो उनमें शामिल थे। वर सेंटेंस्ड टू डेथ, और इनको सजाए मौत दी जाती है। 4 वर सेंट टू अंडमान विद लाइफ इम्प्रिजमेंट। तो देखिए यहां पर, और जो बाकी के 4 बचे उनको अंडमान में उम्र कैद की सजा के लिए भेज दिया जाता है। 17 अदर वर सेंटेंस्ड टू लॉन्ग सेंटेंसेस। तो देखिए जो 17 दूसरे बच्चे थे उनको एक लंबी सजा सुनाई गई, है ना। तो इस तरह से ये काकोरी एक घटनाक्रम हुआ था। एक ट्रेन को लूटा गया था 9 अगस्त 1925 को। लखनऊ के पास ये एक गांव है, काकोरी नामक गांव है, और इस लूट की घटना का जो मेन लीडरशिप जो कर रहे थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। इसको हमेशा याद रखना। और ये घटना कब शुरू हुई थी? यह घटना 1919 में जलियांवाला बाग मसक्कर के बाद तथा जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चल रहा था उसकी सस्पेंशन के बाद ये जो इंसिडेंट है 9 अगस्त 1925 को काकोरी जो इंसिडेंट है ये इंप्लीमेंट किया जाता है बाय रिवॉल्यूशनरीज। तो ये थी हमारी महत्वपूर्ण मोमेंट्स, जितने भी इंसिडेंट्स थे वो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पर और भी बहुत से बचते हैं। अपोजिशन ऑफ द साइमन कमीशन भी हम देखेंगे, मैटरडम्स ऑफ भगत सिंह एंड राजगुरु सुखदेव भी देखेंगे। मतलब अभी तो हमारा ये चैप्टर बाकी है, और फिर इस चैप्टर के लास्ट में हम कुछ ऐसे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी जानेंगे जो कंपटीशन एग्जाम में अब जो वर्तमान समय चल रहा है उनमें काफी वो आते रहते हैं। ये चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का कंपटीशन एग्जाम हो या किसी भी तरह का हो, या चाहे वो आपका एजुकेशन बोर्ड के ही माध्यम से कोई टेस्ट ही क्यों ना हो। तो हम अच्छे से भली प्रकार से अपने इस चैप्टर को समझेंगे, आगे बढ़ाएंगे। हमारा अगला पार्ट, हम तीसरा पार्ट इस वीडियो का जल्द से जल्द लेकर के आ रहे हैं। डियर स्टूडेंट, इस चैनल को आप लोग ज़्यादा प्रमोट करें, जितना ज़्यादा हो सके लाइक कमेंट शेयर करें। और जितने भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियोस यूजफुल लगती हैं और आपको मेथड सही लगता है तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की और भी ढेर सारी यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। डियर स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन का ज़माना है। आप लोग 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपके ऊपर अब जल्द ही जिम्मेदारी आने वाली है। जिम्मेदारियों से बचकर न भागें, पूरा अपने आप को उनके लिए तैयार करें। कंपटीशन का ज़माना है तो कंपटीशन में स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़े और इस तरह से बढ़े कि आप सक्सेस हो जाएं। इस समय आप लोगों के ही ऊपर इस देश को समृद्ध बनाने की जिम्मेदारी बन रही है। प्रेजेंट में जैसे हालात हैं हम देख ही रहे हैं, और इन हालातों से किस तरह से अपनी कंट्री को प्रोग्रेस की ओर ले जाया जाए, मॉडर्निटी की ओर ले जाया जाए, और भी बहुत सी ऐसी संभावनाएं हैं जहां सुधार की आवश्यकता है। तो इनको हमारे जो एजुकेटेड जनरेशन है वही संभव कर सकती है। आप लोगों से एक और छोटा सा आग्रह करना चाहूंगा कि जब आप लोग आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 888 की जो भी वीडियो देखते हैं, आप उसमें जरूर से जरूर एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट और एक लाइक जरूर करें, तथा आप एक रेवोल्यूशन के माध्यम से भी इस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं तो एक क्रांति ही होती है एजुकेशन के माध्यम से प्रत्येक युवा अपने सपने पूरे करता है, और जब एक युवा जॉब करता है, सक्सेस होता है, तो वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है अपनी कंट्री के
सक्सेस में, है ना। तो आप लोग भी इस चैनल को, इसकी मेहनत को सक्सेस करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इससे से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, जितना ज़्यादा हो सके लिंक को शेयर करें। हम बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी भी अच्छे से करवा रहे हैं और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हेल्ड किए जाते हैं उनकी प्रिपरेशन भी हम बहुत ही अच्छे से करवा रहे हैं। जो भी एग्ज़ाम प्रेजेंट में आ रहा होता है हम उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड ज़रूर करवाते हैं। जितना हमारे पास संसाधन है उनका इस्तेमाल करते हुए हम पूरा ये विश्वास रखते हैं कि आप लोगों तक बेस्ट और क्वालिटी से भरी हुई वीडियो ही प्रोवाइड करवा सके। तो डियर स्टूडेंट, इतना ही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दीजिए इसी के साथ ही मुझे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।